हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल बीकन। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, राजा राम मोहन रॉय का ना सिर्फ पॉलिटिकल हमारे यहाँ पे योगदान रहा, उसके साथ साथ ये बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों आखिरकार ऐसा? क्योंकि जिस समय पे इन्होंने अपना काम करना शुरू किया उस समय पे भारत जो है वो अंधकार के अंदर था। अलग अलग तरीके की यहाँ पे कुप्रथाएं हुआ करती थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सती सिस्टम, उसी के साथ साथ बच्चों की शादी करा दी जाती थी, वीडियो रीमैरिज नहीं हुआ करती थी, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। इन्हें ये टाइटल भी मिला कि इनॉग्रेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये पहले वो इंसान थे एक तरीके से मॉडर्न इंडिया में जिन्होंने स्टेप्स लेने चालू किए। किसके अगेंस्ट? तो सोशल इविल्स के अगेंस्ट। इनका फेथ जो है वो ओरिएंटल फिलोसोफर्स में था, बट उसी के साथ साथ इनका मानना था कि जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं वेस्टर्न सोसाइटी के, उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। दैट इज हमें सिंथेसिस करना चाहिए दोनों चीज़ों का, ओरिएंटल एज वेल एज वेस्टर्न। इन्होंने जितने भी रिलीजन हैं उनको सबको ध्यान से पढ़ा, क्योंकि ये देखिए कि ये जो इन्होंने रिलीजन पढ़ा ये इनकी मदद भी बहुत किया। किस तरीके से? जब ये रिलीजन पढ़ पाए तो उसी वजह से ये उसे क्रिटिसाइज भी कर पाए। उन्होंने लास्ट में बोला कि सारी चीज़ों का एक अल्टीमेट टेस्ट है। वो अल्टीमेट टेस्ट क्या है? ह्यूमन रीजन। अगर आपका लॉजिक, आपकी समझ उस चीज़ को सही बता रही है तो वो चीज़ सही है। एंड ही वॉज ऑल्सो पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी काफ़ी ज़्यादा ये आगे थे। कॉन्सेप्ट की बात करें फ्रीडम के रिलेटेड, तो इनका मानना था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रैशनल क्रिएचर है। रैशनल मतलब वो अपना दिमाग यूज़ कर सकता है। सिर्फ एक इंसान ही है जिसके पास दिमाग है, बाकी लोगों के पास, बाकी जानवरों के पास दिमाग नहीं होता, और जिसके पास दिमाग है उसे फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन इज रैशनल एंड दैट्स वाई ही इज एंटाइटल्ड टू फ्रीडम। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि फ्रीडम जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल असेट है। और उन्होंने कहा कि स्टेट को एक्ट करना चाहिए एज ए गार्डियन ऑफ फ्रीडम। स्टेट जो है एक फेवरेबल कंडीशन बनाएगा जिसके अंदर मैं मेरी फ्रीडम एक्सरसाइज कर सकूं। उसी के साथ साथ स्टेट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई हिंडरेंस आ रही है मेरी फ्रीडम को यूज़ करते वक्त तो उस चीज़ को वो दूर करे। तो फेवरेबल कंडीशन बनानी चाहिए। और हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें दिया। लोक समग्रह, ये लोक समग्रह का कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका सिंपल अर्थ इतना सा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट को जो है फेवरेबल कंडीशन बनानी चाहिए, स्टेट को जो है अपने सिटीजन्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए बेहतर कंडीशंस जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो फ्रीडम को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे और वो चाहते थे कि फ्रीडम सबको मिले। उनके ओपिनियन क्या थे कॉलोनियलिज्म में? उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी ऑप्रेसिवनेस होगी वहाँ फ्रीडम नहीं रहेगी। बट उनका ये भी मानना था कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है वो उतना ऑप्रेसिव नहीं है जितने बाकी हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक वो सही भी थे। आप ये समझ के चलिए कि अगर हिटलर हम पे राज कर रहा होता तो क्या होता? वो कहता कि हम इम्प्योर रेस है और हम सबको खत्म कर देता। सो मोर और लेस हम ये कह सकते हैं कि खराब और ज़्यादा खराब में से ब्रिटिश जो है वो खराब थे। उनको ये होप थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वेलफेयर के लिए काम करेगी। बस उन्हें हमारी जो कंडीशंस हैं वो मालूम नहीं है कि हमारी कंडीशन किस तरीके की है। तो उनका मानना ये था कि दोनों जो है साथ में आए, इंग्लिश और इंडियंस दोनों साथ में आके एज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी रूल करें। और इंग्लिश को ये काम करना चाहिए कि वो इंडिया को जो है और इंडियंस को जो है वो ब्रिटिश डेमोक्रेटिक मॉडल्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और इसी तरीके से इंडिया जो है प्रोग्रेस करेगा इंडिपेंडेंट नेशन की तरह। बट अल्टीमेटली हमारा गोल जो है वो इंडिपेंडेंस ही रहना चाहिए, क्योंकि कितना भी अच्छा हो दूसरे का रूल तो दूसरे का रूल ही रहने वाला है। नेक्स्ट कम सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स में उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी तरीके से पॉलिटिकल सेल्फ रूल हम नहीं डिजर्व करते अगर हमारे यहाँ पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है या फिर फ्रीडम नहीं है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए। उसके बाद हम जो है सेल्फ पॉलिटिकल रूल जो है डिजर्व करते हैं। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसी हैं? इर्रेशनल बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी फ्री विल को क्या करती हैं? हैम्पर करती हैं ऑब्वियसली, कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। दीज आर द इर्रेशनल बिलीफ जो हमारी फ्री विल को क्या कर रही हैं? हैम्पर कर रही हैं। ही बिलीव दैट एजुकेशन अलोन कैन लीड इंडिया ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम एंड सोशल प्रोग्रेस। सीधी सी बात है, देखिए हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुकेशन है। एजुकेशन और हेल्थ अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी जनरेशन को तो सारी चीज़ें
ठीक हो जाएंगी। उनका सिंपल मानना ये था कि जितनी भी ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है वो मूर्ति पूजा से आ रही हैं। तो उन्होंने मोनोथिज्म मतलब एक भगवान एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सारे रिलीजन पढ़े हैं, सारे रिलीजन से हम अच्छी अच्छी बातें लेते हैं और उन अच्छी बातों से एक ईश्वर का हम गठन करते हैं और किसी भी तरीके से मूर्ति पूजा हम नहीं मानेंगे। उसी के साथ साथ वो कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे और उन्होंने बोला कि इंटरकास्ट डाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। देखिए, जब इंटरकास्ट डाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज होगी तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो कास्ट बाउंडेशन है वो ब्रेक होने लगेंगी। हमेशा पोलराइजेशन जहां पे भी होगा, ध्रुवीकरण मतलब दो पोल्स पे जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। बट जब दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज और डाइनिंग, तो हम कह सकते हैं कि कास्ट रिजिडिटी जो है वो ब्रेक होने लगेंगी। उसी के साथ साथ ये बहुत ही तगड़े फेमिनिस्ट भी थे, जो आप जानते ही हैं। जब इनकी जो भाभी थे उनको चिता के ऊपर जला दिया गया था, इनके भैया की चिता पे, तब इनके दिल पे गहरा आघात लगा और ये बाद में ब्रिटिशर्स के साथ मिलके, स्पेसिफिकली विलियम बेंटिक के साथ मिलके इन्होंने सती सिस्टम को अबॉलिश किया। तो फेमिनिस्ट तो डेफिनेटली थे, ये चीज़ हम जानते ही हैं। आगे चलें तो सोशल और इकोनॉमिक डिमांड्स क्या थी इनकी, तो ये इनके इकोनॉमिक आउटलुक भी बहुत ज़बरदस्त थे, आप देख पाएंगे। पहली चीज़ तो इन्होंने बोला मैक्सिमम रेंट को फिक्स कर दो ताकि जो है कि जो भी किसान हैं उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि अबॉलिशन ऑफ ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने ट्रेड राइट्स दे दिए हैं, वो किसी तरीके की ड्यूटी नहीं दे रहे, किसी तरीके के कस्टम नहीं दे रहे, किसी तरीके के टैक्सेस नहीं दे रहे, और उसी के सामने जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, इंडियन व्यापारी हैं, उनको टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, एक इंसान जो टैक्स नहीं दे रहा है और दूसरा इंसान जो टैक्स दे रहा है, दोनों एक दूसरे से कैसे कंपीट करेंगे? ऑब्वियसली जो टैक्स नहीं दे रहा है वो माल सस्ता बेच पाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है, क्योंकि इंडिया का गुड्स बाहर बहुत ज़्यादा खरीदा जाता था। ब्रिटेन के अंदर जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, वहाँ जैसे ही क्रांति आई, उन्होंने इंडियन गुड्स को मिनिमाइज करना चालू किया, क्योंकि अगर इंडियन गुड्स को मिनिमाइज नहीं करेंगे तो वहाँ जो इंडस्ट्रीज में बन रहा है उसे कौन खरीदेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटीज है उन्हें कम किया जाए, क्योंकि आप इंडिया के अंदर भी इंडियन मार्केट को तोड़ रहे हैं और इंडिया के प्रोडक्ट का जो बाहर मार्केट है आप उसे भी तोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगली उनकी डिमांड थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। उन्होंने बोला इंडियनाइजेशन ऑफ हायर सर्विस। भाई साहब, इंडियंस पे रूल कर रहे हो तो इंडियंस को इंक्लूड करो। दूसरी चीज उन्होंने बताई सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर पुलिस को दोनों पावर दे दी जाए कि वो आपको पकड़ भी सकती है और सजा भी सुना सकती है, तो ऑब्वियसली आपके राइट्स जो है वो जाने लगेंगे। पकड़ने का जो पावर है वो एक पार्टी के पास होना चाहिए, सजा सुनाने का पावर दूसरी पार्टी के पास होना चाहिए। तो एग्जीक्यूट करने का पावर लॉ का वो किसी और के पास होना चाहिए, और क्या वो लॉ सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं ये जांच करने का पावर किसी और के पास होना चाहिए। तो सेपरेशन नहीं होना चाहिए। सेटिंग अप ऑफ जूरी फॉर द ट्रायल केसेस, जूरी के थ्रू डील करो, बहुत सारे लोगों को बिठाओ, वो अपना जजमेंट जो है यहाँ पे बताएंगे। दूसरी चीज, इंडियन और यूरोपियंस के बीच में जुडिशियल इक्वेलिटी होनी चाहिए। अगर आप रूल ऑफ लॉ को मानते हो ब्रिटेन के अंदर तो उसे यहाँ पे भी अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियंस अलग है और आप अलग हो। लास्ट में आप उनके कुछ वर्क्स देख सकते हैं, ये आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं यूजीसी नेट के अंदर, या फिर आप इन्हें कहीं पे कोट भी कर सकते हैं। सो ये आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।